हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एमपी सेट एग्ज़ाम की थोड़ा रिवीजन करेंगे और जिसमें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है वो यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस का है, यानी जो एमपी सेट का यूनिट नंबर 8 है, यानी जो मिलता जुलता यूजीसी नेट से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफिक थॉट्स, यानी आज हमें क्या कंप्लीट करना है, ज्योग्राफिक थॉट। ये वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो तो एडजस्ट करिएगा, अगर स्पीड मेरी कम लगे तो स्पीड बढ़ा के देखिएगा, लेकिन इस वीडियो में अगर आए हैं तो पूरा देख के ही खत्म करिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो तुम्हारा जो हमारा ज्योग्राफिक थॉट होता है ना, उसमें हमें ना एक टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। टाइमलाइन का मतलब जैसे ये जो थॉट वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है एंशियंट पीरियड से। यानी हमें क्या समझना है, पहले हमें पढ़ना है एंशियंट पीरियड कि एंशियंट टाइम में कौन कौन से स्कॉलर्स ऐसे रहे हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनकी बुक्स, जिनकी फाइंडिंग्स, जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है। जैसे अगर मैं बताऊं तो एंशियंट टाइम में ग्रीक और रोमन का टाइम था, तो उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड जो था वो अरब्स का था, यानी अरब मतलब देखो एंशियंट के बाद पहले एंशियंट जब खत्म होता है ना तो उसके बाद एक पीरियड आता है डार्क एज, उसको हम पढ़ेंगे। फिर जब डार्क एज खत्म हो जाता है तब उसके बाद आता है मिडाइवल पीरियड, जिसमें अरब का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, यानी इसमें वो वाले स्कॉलर्स हम पढ़ेंगे जो अरब से आए हुए थे। ठीक है, यानी अरब के बारे में ज्योग्राफी, अरब की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लासिकल पीरियड जो 17th से 18th सेंचुरी तक चला है। इसमें जो मेन दो फिलोसफर जिनको हम पढ़ेंगे जो वो हैं वेरिनियस एंड कांट, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है जो क्लासिकल पीरियड था हमारा वो 17th से 18th सेंचुरी तक चला। उसके बाद जो नया पीरियड आया वो आया प्री मॉडर्न पीरियड, ये लेट 18th से लेके अर्ली 19th सेंचुरी तक चला। इसमें जो मेन स्कॉलर रहे हैं वो है हम्बोल्ट एंड रीटर, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पीरियड आया आफ्टर प्री मॉडर्न, दैट इज मॉडर्न। अब मॉडर्न को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है सॉरी पहला अर्ली मॉडर्न पीरियड, दूसरा इंटरमीडिएट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, इन अर्ली मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ है, यानी इसका जो पूरा टाइमिंग है वो 1980s के अप्रॉक्स तक चला गया है। ठीक है, जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है वो बेसिकली दो फिलॉसफी को लेके चल रहा है। पहला है डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद, दूसरा है पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद। ठीक है, डिटर्मिनिज्म के लिए जो मेन जो स्कॉलर रहे हैं वो जर्मन के लोग रहे हैं, यानी जर्मनी के बारे में हम पढ़ेंगे, जर्मन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। और पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी को लाने वाले जो मेन स्कॉलर रहे हैं वो हैं फ्रांसिस, यानी फ्रेंच स्कॉलर रहे हैं। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियड देखो तीन टाइप में है। पहला अर्ली मॉडर्न पीरियड, इंटरमीडिएट मॉडर्न पीरियड एंड लेट मॉडर्न पीरियड। तो अर्ली वाले में आपको क्या याद रखना है कि जर्मन और फ्रांस के बारे में, यानी आपको डिटर्मिनिस्टिक और पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी को पढ़ना है। फिर इंटरमीडिएट में जब आ जाते हैं तो हमें तीन लोगों के बारे में बेसिकली पढ़ना है। पहला अमेरिकन स्कॉलर, रशियन जो स्कॉलर एंड ब्रिटिश, यानी इन तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन तीनों के जो स्कॉलर्स हैं, इन तीनों के जो जोग्राफर्स हैं, उन्होंने क्या अपना जोग्राफी में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है अब देखो ये मॉडर्न पीरियड कहाँ से कहाँ तक चला था, 1859 से लेके 1980 तक। अब जो लास्ट पीरियड आता है मॉडर्न पीरियड का वो है लेट मॉडर्न पीरियड, जो 1950 से लेके 1980s के आसपास तक रहा है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो दूसरा जो एक पार्ट है उसको हम फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं, और दूसरा वाला पार्ट है उसको हम सेकेंड हाफ बोल रहे हैं। ठीक है तो जो लेट मॉडर्न पीरियड का फर्स्ट हाफ था वो क्यूआर से रिलेटेड था। क्यूआर का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। और जो सेकंड हाफ था वो पोस्ट मॉडर्न यानी पोस्ट मॉडर्निज्म इसमें आ गया था। इसमें बेसिकली देखो जो जैसे मान लो हमारा जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था तब लोगों के मन में एक क्राइसिस था कि ज्योग्राफी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर बाद में ज्योग्राफी को हमने क्यूआर यानी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, यानी ज्योग्राफी में हम थ्योरीज लाए, रूल्स लाए, ताकि ज्योग्राफी लोगों के काम आए। बट एक्चुअल में जो ज्योग्राफी का जो क्यूआर था यानी जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था वो उतना बेनिफिट नहीं किया लोगों को। तो फिर बाद में कुछ फिलोसफीज आई, जैसे बाद में आई बिहेवियरलिज्म फिलोसफी, रेडिकल ज्योग्राफी, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, वेलफेयरिज्म, यानी ये सारे के सारे एट द एंड किसके बाद आए, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के। यानी मैं कहूँ क्यूआर का जो साइड इफेक्ट था
उसको चैलेंज करने के लिए, यानी उसको हटाने के लिए ये इतनी सारी जो आई हैं नई नई थ्योरीज, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर है और यही समझिए हमारी पूरी समरी है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये जो चैप्टर है ये पूरी समरी है, यहाँ से लेके एंशिएंट से लेके पूरा यहाँ वेलफेयरिज्म तक। तो हम इसी को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो अब हमने जब पहले देखा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे एंशिएंट, यानी हम पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में बेसिकली दो तरीके के स्कॉलर हैं, पहला ग्रीक स्कॉलर है और दूसरा है रोमन स्कॉलर। यानी हम ग्रीक के बारे में पहले स्टडी करेंगे, देन हम रोमन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोगों को याद रखना है द ओल्ड टेस्टामेंट्स। जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, ये ग्रीक की रीजनल बुक है, यानी कहो कि ग्रीक की जो बाइबल है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसका नाम है द ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, सबसे पहले जो ज्योग्राफर रहे हैं ग्रीक में उनका नाम है होमर। ठीक है, उनकी बुक का नाम क्या है, इलियाड एंड ओडिसी। ठीक है, जो ट्रोजन वार से रिलेटेड, यानी एक ट्रोजन वार हुआ था उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, उनका नाम है। अब उन्होंने ना क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट को मेजर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ नाम दिए थे क्लाइमेटिक। जैसे नॉर्थ में जो आने वाली जो हवाएं हैं उनको उन्होंने बोला था बोरस, ईस्ट से जो आने वाली विंड्स हैं उनको यूरस, वेस्ट वाली को जेफायरस और साउथ वाली को नोटस। तो ये अगर याद हो जाए तो कर लो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी याद रखना कि नॉर्थ वालों को बोरस कहते हैं, ईस्ट वालों को यूरस कहते हैं, वेस्ट वालों को जेफायरस कहते हैं और साउथ वालों को नोटस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रीक स्कॉलर रहे हैं वो हैं थेल्स। उन्होंने ज्योमेट्री की बेसिक्स थ्योरम्स दी थी कि ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने सोलर इक्लिप्स जो जिसे कहते हैं सूर्य ग्रहण लगना, उसका प्रेडिक्शन दिया था। ठीक है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ, ये जो वाटर वाला कॉन्सेप्ट दिया था ना कि एवरीथिंग जो लाइफ है उसमें वाटर फुल है, मतलब ये जो स्टेटमेंट थी वो किसकी थी, थेल्स की थी, यानी थेल्स स्कॉलर ने स्टेटमेंट दी थी। तो हमको एज इट इज़ याद रखना है कि एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ, ये वाटर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट थी वो किसने दी थी, वो थेल्स ने दी थी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एनेक्सीमेंडर। अब देखो जो एनेक्सीमेंडर थे ना वो थेल्स के स्टूडेंट थे। ठीक है, मतलब थेल्स इनके टीचर हैं और ये क्या है, इनके स्टूडेंट हैं। इन्होंने बेसिकली मैथमेटिकल ज्योग्राफी की फाउंडेशन दी थी। अगर मैं कहूँ ज्योग्राफी में जिसने मैथमेटिक का जिसका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन रहा है वो है एनेक्सीमेंडर। अब देखो ये वाले जो नाम लिखे हैं ना, होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, इनको आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में ना कभी कभी ये आ जाता है कि आपको 4 ग्रीक स्कॉलर दिए और उन चारों को सीक्वेंस में लगाओ, तो इसलिए मैंने सब सीक्वेंस में लिखे हैं। तो पहला आपको याद रखना है होमर, देन याद रखना है थेल्स, देन याद रखना है एनेक्सीमेंडर। ठीक है, एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। उन्होंने नेमोन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया था। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, नोमैन। नोमैन, जी साइलेंट है इसमें, NOMON, नोमैन। ठीक है, नोमैन नाम का जो इंस्ट्रूमेंट था वो एनेक्सीमेंडर के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था। और उनकी एक थ्योरी थी यूनिटी ऑफ अपोजिट, इसको भी याद रखना, ये भी एनेक्सीमेंडर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब विश्व के मानचित्र पर यानी वर्ल्ड पे जो वर्ल्ड मैप हमारा जो बनता है ना, उसको पहली बार स्केल के थ्रू किसने बनाने का ट्राई किया था, यानी किसने बनाने का अटेम्प्ट दिया था, तो वो याद रखना है एनेक्सीमेंडर। यानी एनेक्सीमेंडर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप को स्केल पर ड्रॉ किया था, यानी स्केल के थ्रू ड्रॉ किया था। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट का नाम स्कॉलर का नाम होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर। और जो एनेक्सीमेंडर है वो थेल्स के क्या है, एनेक्सीमेंडर जो है वो थेल्स के स्टूडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हेकेटियस। हिकैटियस जो हैं उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इनको बेसिकली फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। वैसे तो फादर ऑफ ज्योग्राफी एरिस्टोथनीस ही है, एरिस्टोथनीस को कहा जाता है, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एरिस्टोथनीस, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी हम कहते हैं। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जैस पेरिडोस। जैस पेरिडोस ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है और इसके अंदर बेसिकली हमारी पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो याद रहेगा हिकैटियस की बुक का नाम। ये देखिए हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं नोट से एकदम डायरेक्ट एंड मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बार गो थ्रू करते जाइए। तो हिकैटियस की बुक का नाम क्या है, जैस पेरिडोस, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ दिया गया है। तो विश्व को फर्स्ट बार मतलब पूरे वर्ल्ड को पहली बार 3 कॉन्टिनेंट में डिवाइड करने वाले जो पहले स्कॉलर थे वो हिकैटियस थे। इन्होंने वर्ल्ड मैप में 3 हिस्से बनाए, पहला एशिया का, फिर अफ्रीका का जिसको लीबिया नाम दिया, देन यूरोप का, यूरोप वाला हिस्सा। ठीक है,
अब बात तो देखो, पहला नाम यहाँ क्या याद रखना है, होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर एंड देन हिकेटियस। अब नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है हेरोडोटस। हेरोडस देखो फादर ऑफ ज्योग्राफी हम हिकेटियस को कहते हैं। अब नेक्स्ट जो स्कॉलर हैं वो है हेरोडोटस, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने बेसिकली क्या कहा था हेरोडोटस ने, कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना तो ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़ो, यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री आर इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स। ये किनकी स्टेटमेंट थी, ये हेरोडोटस की थी, कि ज्योग्राफी इंटरकनेक्टेड विथ हिस्ट्री, यानी उनका कहना था कि ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड हिस्टोरिकली एंड हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। यानी अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़ना होगा, और अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी से कनेक्ट करके। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ये चैप्टर, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफिक थॉट। ये बेसिकली क्या है, ये हिस्ट्री है। किसकी हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी की हिस्ट्री है। ठीक है, तो हेरोडोटस ने क्या कहा है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हम अलग अलग नहीं कर सकते, दीज बोथ सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे किसने कहा है कि जो नील रिवर है, यानी जो इजिप्ट है, ठीक है, जिसे हम मिस्र कहते हैं, वो नाइल रिवर की देन है, यानी नील नदी की देन है, ये किसने कहा है, ये हेरोडोटस ने कहा है। ठीक है, जो डेल्टा वर्ड है वो किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था, ये यूज किया था हेरोडोटस ने। किसने यूज किया था, हेरोडोटस ने। और किस नदी के ऊपर किया था, नाइल रिवर के ऊपर, यानी नील नदी के ऊपर। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। पहले थे होमर, देन थेल्स, फिर एनेक्सीमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे प्लेटो। क्या आते हैं, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो का ज़्यादा वर्क तो नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लेटो के जो स्टूडेंट थे उनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था, एरिस्टोटल। यानी प्लेटो क्या है, गुरु हैं। ठीक है, वैसे प्लेटो के जो मेन जो लीडर माने जाते हैं वो सॉक्रेट्स माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्लेटो के जो गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं सॉक्रेट्स। ठीक है, सॉक्रेट्स। तो सॉक्रेट के जो स्टूडेंट हैं वो है प्लेटो, और जो प्लेटो के स्टूडेंट है वो है एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल की बुक है जिसको याद रखना है, इनकी बुक का नाम है मेट्रोलॉजिका, यानी इन्होंने मेट्रोलॉजिका नाम की एक बुक पब्लिश करी थी। उसके बाद नेक्स्ट स्कॉलर हैं एरिस्टोथनीज, जिसको मैंने कहा था कि इनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कुछ लोग मानते हैं, हालांकि इनका वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है, स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। तो इन्होंने बताया है कि जो अर्थ की स्टडी है वो हमें कैसे करनी चाहिए, एज अ होम ऑफ मैन, कि हमारी पूरी पृथ्वी एक घर है। किसका घर है, मैन का घर है। तो इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एनेक्सीमेंडर थे उनको फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, साथ ही में एरिस्टोथनीज जो होते हैं उनको भी मैथमेटिकल ज्योग्राफी का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाउंडर के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको भूगणित के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, कैलकुलेट द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ फर्स्ट टाइम। पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, यानी पूरी पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस, जानते हैं ना, सर्कल है, इस पूरे का एरिया, यानी उस पूरे का सराउंडिंग पैरामीटर, यानी सरकमफेरेंस निकालने का जो तरीका था वो किसने दिया था, वो एरिस्टोथनीज ने ही दिया था। ठीक है, और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात की थी, यानी फर्स्ट टाइम ऐसे स्कॉलर जिन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करी थी। क्या वो एनेक्सीमेंडर थे, नहीं, वो कौन थे, वो थे एरिस्टोथनीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हिपार्कस। क्या नाम है इनका, हिपार्कस। अब देखो एस्ट्रोलैब, अभी मैंने पीछे एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था, जरा नाम बताइएगा, नोमैन, GNOMON, ये दिया था एनेक्सीमेंडर ने। किसने दिया था, एनेक्सीमेंडर ने। लेकिन एस्ट्रोलैब नाम का जो इंस्ट्रूमेंट था वो दिया था हिपार्कस ने। किसने दिया था, हिपार्कस ने। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ कि जो नोमैन नाम का इंस्ट्रूमेंट था ना, नोमैन कहाँ गया, हाँ, जो नोमैन नाम का इंस्ट्रूमेंट था ना वो किसने दिया था, एनेक्सीमेंडर ने दिया था। और जो एस्ट्रोलैब नाम का इंस्ट्रूमेंट है वो किसने दिया है, हिपार्कस ने दिया है। हिपार्कस ने 360 डिग्री में डिवाइड किया था सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हिपार्कस के बाद नेक्स्ट जो स्कॉलर आते हैं वो हिपोक्रेट्स आते हैं, उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दी है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पॉसिडोनियस भी एक ग्रीक स्कॉलर हैं, और इनको लास्ट स्कॉलर के रूप में ही हम पढ़ते हैं क्योंकि फिर उसके बाद इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे ज्योग्राफी से रिलेटेड। इनकी एक बुक है वो याद रखनी है, इनकी बुक का नाम है ओशियन। ठीक है, वो हमें याद रखना है। अब देखो हमने पढ़ तो लिया, हमने कितने स्कॉलर पढ़ लिया, अब इनको एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि हमारा ग्रीक वाला पोर्शन खत्म हो गया है। हमने पढ़ा है होमर,
सबसे पहले तो हमने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ी है, ग्रीक की रीजनल बुक पढ़ी है। उसके बाद हमने होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, हिकैटियस। यानी अगर मैं समराइज करूँ तो हमने पढ़ा है होमर, ठीक है, हमने होमर पढ़ लिया, थेल्स पढ़ लिया, एनेक्सीमेंडर पढ़ लिया। हमने होमर पढ़ लिया, थेल्स पढ़ लिया, एनेक्सीमेंडर पढ़ लिया, और हिकैटियस पढ़ लिया, हेरोडोटस पढ़ लिया। हिकैटियस पढ़ लिया, हेरोडोटस पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लेटो, एरिस्टोटल, प्लेटो, एरिस्टोटल, एरेस्टोथेनीस, एरेस्टोथेनीस। एरेस्टोथेनीस के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है हिपार्कस, हिपोक्रेट्स और पॉसिडोनियस। हिपार्कस, हिपोक्रेट्स एंड पोसिडोनियस, ठीक है। ये सारे के सारे हमने क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। तो ये हमें लॉजिक यानी ये हमें सीक्वेंस पूरा का पूरा क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये लोग कैसे ही पूछ सकते हैं कि 4 आपको ग्रीक स्कॉलर दे दिए, अब इनको ऊपर नीचे अरेंज कर दो। तो ये सारे सीक्वेंस में दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ? रोमन स्कॉलर की तरफ। जो हमारे रोमन स्कॉलर हैं उन्होंने बेसिकली क्या याद रखना, देखो जो हमारे ग्रीक वाले थे उन्होंने बेसिकली एक्सप्लोरेशन में बहुत काम किया, यानी खोजबीन में बहुत काम किया, और मैपिंग में बहुत काम किया है ना, मैप वगैरह बनाना हमने पढ़ा है, ग्रीक में ज़्यादा हुआ ये सब। अब जो रोमन जोग्राफर है ना, उनका हिस्टोरिकल और रीजनल जोग्राफी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्टर्स को पढ़ा है, रीजनल फैक्टर को पढ़ा है जोग्राफी के। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो आते हैं वो है स्ट्रैबो। इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है जोग्राफिका, और जो 17 वॉल्यूम में पब्लिश की गई है। ये याद रखिएगा कि स्ट्रैबो जो पहले रोमन जोग्राफर है इंपॉर्टेंट, जिनकी बुक का नाम है जोग्राफिका, और उनकी बुक जो है वो 17 वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुई है। उनकी जो एक कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफिकल ट्राइटीज। ये आपको याद रखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफिकल ट्राइटीज वाज गिवन बाय स्ट्रैबो। इनको फादर ऑफ रीजनल जोग्राफी भी कहा जाता है। और जो कोरोलॉजी नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट, जो सबसे पहले डिस्कवर करने वाले व्यक्ति थे वो कोई और नहीं बल्कि स्ट्रैबो थे। नेक्स्ट आते हैं टॉलमी। टॉलमी की बुक का नाम है अल्मागास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछी गई है। इनकी एक और बुक है जिसका नाम है गाइड टू ज्योग्राफी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और जो टॉलमी थे ना वो बेसिकली के एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर जानते हो ना, कुछ प्रिडिक्ट करना, जो आपको बता देंगे कि क्या होने वाला है। तो टॉलमी एस्ट्रोलॉजर थे, और उनकी 2 बुकें हैं, अल्मागास्ट एंड गाइड टू ज्योग्राफी। और ये दोनों के दोनों कैसे ज्योग्राफर हैं? रोमन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लिनी। प्लिनी 2 तरीके के थे, एक जूनियर प्लिनी थी, एक सीनियर प्लिनी थे, ठीक है। तो ये शायद सीनियर वाले प्लिनी हैं जिन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिस, ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट रोमन है, इनका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, सॉलिनास। इनकी बुक का नाम है कलेक्टिव रेरम मेमोराबिलियम, ठीक है, कलेक्टिव रेरम मेमोराबिलियम, ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट स्कॉलर है रोमन में, इनका नाम है पोम्पोनियस मेला। इन्होंने मैप के बारे में डिस्कवर किया था। बेसिकली एक मैप था, अगर आप गूगल में सर्च करिए कि पोम्पोनियस मेला मैप, तो एक टी नो मैप है, यानी एक टी लिखा है और उस मतलब एक ओ है और उसके अंदर एक टी दिया है, ठीक है। यानी ओ पूरे वर्ल्ड को बताया है और टी करके एक शेप बनाया है उस मैप में। तो टी इन ओ मैप किसने दिया है? ये पोम्पोनियस मेला ने दिया है। अब जैसे मैंने पीछे बताया था, जो ग्रीक स्कॉलर में एरेस्टोथनीस थे, एरेस्टोथनीस, उन्होंने फर्स्ट टाइम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करी थी। लेकिन फर्स्ट टाइम ड्रॉ वर्ल्ड मैप एज पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो, वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने वाले तो एनेक्सीमेंडर थे, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जिसने पहले ड्रॉ मैप बनाया था वो व्यक्ति थे टॉलमी, जो कि एक रोमन स्कॉलर हैं। इन्होंने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी, यानी जो हमारा वे ऑफ बंगाल है ना, उसको इंडिया के मैप में शो किया था। तो पहले व्यक्ति यानी पहले स्कॉलर जिन्होंने वे ऑफ बंगाल को इंडिया के मैप में शो किया था वो थे टॉलमी। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि पहले हमारी होती है ग्रीक वाले लोग आते हैं, फिर ग्रीक के बाद क्या आते हैं? रोमन्स आते हैं, यानी ये तो हो गया एंशिएंट पीरियड। अब उसके बाद आता है मिडाइवल पीरियड। अब मिडाइवल पीरियड शुरू होने से पहले बीच में एक पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं डार्क एज। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं डार्क एज, ठीक है।
तो उस डार्क एज को हम समझेंगे। ये डार्क एज बेसिकली कब शुरू हुआ था? द पीरियड ऑफ डिक्लाइन साइंटिफिक नॉलेज एंड मैथडोलॉजी। यानी डार्क एज का मतलब होता है कि ऐसा पीरियड जिसमें साइंटिफिक नॉलेज यानी जो हमारी सोचने की शक्ति होती है, हमारी जो नॉलेज होती है, उसका धीरे धीरे डिक्लिनेशन होना। यानी लोग अंधविश्वास की तरफ जब बढ़ने लगते हैं, उनका जो मेथड है, उनकी जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे लॉस होने लगती हैं। और ये बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था? जब रोमन के जो टॉलमी थे, यानी जो टॉलमी स्कॉलर थे, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद से ही डार्क एज यानी डार्क एज वाला जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ से वीडियो को स्टॉप करती हूँ। मैं नेक्स्ट इसके बाद वाले एक और पार्ट में वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरा बचा हुआ पोर्शन अभी कवर करके सेंड करती हूँ। ठीक है, तो फिर आप सभी लोग कनेक्टेड रहिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अगर लग रहा है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच।